नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो दरअसल जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दोनों से आप जोड़कर देख सकते हैं। टॉपिक समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की नीतियाँ। वर्तमान दौर में निस्संदेह बहुत सारे ऐसे दरअसल रैंकिंग आई है जिसमें हमने आगे मैं बात करूंगा कि खुशहाली रिपोर्ट की बात कर ले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर ले, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो विगत वर्षों में, माफ कीजिएगा विगत दिनों में बहुत सारे डेटा आई है, जिस डेटा में भारत का कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अप्रतिम सुधार देखने को मिला, लेकिन ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। एक पहलू ये रहेगा। दूसरी पहलू है दरअसल आज हम वर्तमान मतलब कि आज के विश्लेषण के साथ ये देखेंगे। मैं बता ही दूं सवाल कि समावेशी विकास की ओर यात्रा एवं इस क्षेत्र में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे। आजादी के बाद से कल ही हम लोगों ने दरअसल 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया। इस विगत तकरीबन 8 दशक में किस प्रकार से भारत सरकार ने समावेशी विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, उन तमाम प्रयासों को एक तरीके से खंड वाइज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की नीति ये टॉपिक है और इस टॉपिक को सवाल के माध्यम से देखेंगे। समावेशी विकास की ओर भारत की यात्रा एवं इस क्षेत्र में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे, यानी कि चुनौतियां क्या क्या है हमारे समक्ष समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में। तो ये हमारा सवाल है। इस सवाल के बारे में, इस सवाल से जुड़े जो भी आने वाले प्रसंग है, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा ये है कि जब भी समावेशी विकास की बात होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक मंच है जिसमें जीडीपी की बात कर ले, जिसमें एचडीआई की बात कर ले, हमारे पास जीएचआई है, तो ये जो कुछ पैरामीटर है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो दरअसल आपके देश में समावेशी विकास की क्या स्थिति है, इसका एक तरीके से पैमाना इस लिहाज से मापते हैं। मेरे पास अगर, जैसा कि हम सभी पता ही है कि जीडीपी के मामले में अभी हमारा देश चौथा ये बन चुका है। जापान को पीछे करके हम लोगों ने आगे गया, मतलब कि जो स्थान है उसको ये करा है, जो तकरीबन 3.9 यानी कि रफली आप ये मानकर चले तो $4 ट्रिलियन के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई के सापेक्ष हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है दरअसल उसका रैंकिंग 134 यानी कि 134वां रैंक है, जो जो स्वीकार योग्य तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है इस बात को लेकर के कि इसमें मतलब बहुत सारे कार्य करने अभी जरूरी हैं सरकार के द्वारा। अगली बात कही जा रही है, हालांकि मैं एक बात भी कह दूंगा कि जो भी एचडीआई की बात हो, जीएच यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो, ये तमाम जो नीतियां, तमाम जो रिपोर्ट ये होते हैं दरअसल पब्लिश होते हैं। पब्लिश होने के पीछे के कारण जब डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जिस डेटा के आधार पर यह तमाम रैंकिंग जारी होती है, उस डेटा पे भारत कई दफा आपत्ति जाहिर किया है। ये भी एक प्रसंग है, कभी अगर मौका मिलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जीएचआई की बात करें यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो हमारी जो स्थिति है 111वां स्थान है। तो ये कुछ हमारे मतलब एचडीआई और
GHI की बात रही, जिससे कहीं ना कहीं आप इस बात को देख सकते हो कि वर्तमान दौर में भारत में समावेशी विकास की क्या स्थिति है। आइए अब क्रमवार तरीके से समझते हैं और सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि समावेशी विकास है तो भारत की प्रगति पथ क्या रहा। प्रगति पथ कहने का आशय हुआ, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस बात को लेकर कि कब कब सरकार ने किस किस तरीके से आगे जो समावेशी विकास है उसको बढ़ाने का काम किया। तो इस लिहाज से पहले जो खंड है उसको दरअसल देखने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता उपरांत युग, मतलब ये कि अभी अभी 1947 का वक्त है, भारत आजाद हुआ। हालांकि आजाद कहने का मोटा मोटी तौर पे कहें तो राजनीतिक आजादी मिली, मानसिक तौर पे आजादी, राजनीतिक सामाजिक तौर पे आजादी। आज भी उस आजादी के लिए हमारा एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा समूह मतलब की लड़ाई कर रहा। जब हम सीमांत समुदाय की बात करते हैं जिनके पास प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, हम जब उन पीवीटीज यानी कि जो जनजातीय समूह है उनकी जब बात करते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या वाकई में हम सभी उस स्वतंत्रता के सूत्रधार हैं जो कभी हमें 1947 में मिला था। खैर ये अलग पक्ष है, वर्तमान दौर में मोटा मोटी समझे तो 1947 में है ना हमें आज़ादी मिली, आज़ादी राजनीतिक रूप में। स्वतंत्रता उपरांत युग की बात करें तो अगर 1947 से लेकर के युद्ध के बाद यानी कि 1970 तक की बात करें, यानी कि मोटा मोटी 2 दशक की बात, तो इन 2 दशकों में सरकार के द्वारा क्या प्रयास रहा इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करें ताकि हमारी एक ये बन सके, एक आधार बन सके आने वाले जो प्रयास है उसको समझने का। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही है साथियों कि जो भी प्रयास किए गए तत्कालिक तौर पे भारत सरकार की जो ये रही प्रतिनिधि मंडल कह ले या जो भी कह ले, हालांकि प्रतिनिधि मंडल नहीं कहना चाहिए, पर हाँ विशेष तौर पे नेहरू जी भारतीय जो राजनीति है उसके मुखिया रहे और उनके ही देख रेख में, उनके ही सानिध्य में तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चली। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे नेता थे, मैं उन तमाम नेताओं का एक मतलब नाम लेने से बचूंगा, लेकिन हाँ एक तरफ बहुत सारे ऐसे नेता मतलब नेतागण थे जिनका लक्ष्य, जिनका आयु कहें तो विचार यह था कि कृषि व्यवस्था को बेहतर किया जाए और इस व्यवस्था के साथ भारत की जो समावेशिता है, भारत की जो एक तरीके से गरीबी हटाने वाली, एक मैं बात बता दूं कि स्वतंत्र होने के साथ ही हमारे देश की अनेक नीतियों में एक नीति यह रहा गरीबी उन्मूलन। हालांकि गरीबी उन्मूलन राजनीतिक रूप से जो आवाज बना वो इंदिरा गांधी के काल में बना। उन्होंने ही प्रॉपर तरीके से इस जो ये शब्दावली है गरीबी हटाओ, उन्होंने ये बातें कही। बहरहाल तो 1947 के आसपास 2 धड़ा रहे। एक धड़ा इस बात का समर्थक था कि हमारे देश में जो ये है औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा धड़ा ये था जो कहीं ना कहीं इस बात को या यूं कहें इस बात में बिलीव करता था कि कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और उसके साथ हम अपनी समावेशिता को आगे बढ़ाएं। दोनों ही अपने तरीके से किया गया, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नेहरू की बात मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो औद्योगिकरण के पक्ष में थे। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन उनके जो भी प्रयास रहे इन तमाम मतलब तत्कालिक तौर पे वो दर्शाते हैं कि औद्योगिकरण के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते थे। बहरहाल तो दोनों ही तरीके अपनाए गए। आपको पता ही होगा कि तकरीबन 11 से लेकर के 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, उन तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में हर पंचवर्षीय योजना के तहत एक सेक्टर या पहले एक टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया गया। एक टारगेट में हम कृषि व्यवस्था को बेहतर करेंगे तो एक अगले स्तर में हम कृषि के इस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम औद्योगिकरण के इस पक्ष को दरअसल आगे बढ़ाने का एक तरीके से प्रयास करेंगे। तो जो पंचवर्षीय योजना रही, जैसे आप अपने घरेलू कार्य भी करते हो तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रहता है ना कि हाँ आने वाले इतने दिनों में इस तरीके का माहौल होगा, इस प्रकार की अवसंरचना बनाई जाएंगी, फिर इसके बाद ऐसा वैसा। तो कुल मिलाकर के जो रणनीति बनाई गई तत्कालिक तौर पे कुछ ऐसा रहा कि औद्योगिकरण को साथ में रखते हुए कृषि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा जाए। एक सवाल जो संभवतः आपके जहन में आना चाहिए कि अभी अभी भारत जो है वो आप यूँ कह सकते हैं आजाद हुआ है और सरकार कैसा है, समाजवादी सरकार है। और समाजवादी सरकार हालांकि अभी भी है, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु लगे हैं। मिश्रित इकोनॉमी के 1990 के बाद की जो सरकार बनाई जा रही, ऑफिशियली उसे मिश्रित या यूं कह सकते हैं, हालांकि उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग बात हो जाएगी। बहरहाल तो स्वतंत्रता उपरांत जो युग रहा तकरीबन 1947 से लेकर के 1970 तक, उसमें सरकार के द्वारा औद्योगिकरण के लिए विशेष तौर पर भूमि सुधार को विशेष बल दिया गया। चूंकि गरीबी उन्मूलन जो एक शब्दावली तत्कालिक तौर पे रहा, उसमें सबसे बेहतर और सबसे बुनियादी जो प्रयास इस बात को लेकर था कि जो गरीब हैं, जो हमारे भारतीय समाज के लोग हैं, उनके पास
आय का स्रोत हो, और आय का स्रोत क्या हो, कृषि हो। और आपको पता होगा सामंतवादी व्यवस्था अभी अभी कुछ एक घंटे पहले, आजादी से पहले मतलब कि ये चीजें हुई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि तत्कालिक तौर पे समाजवादी क्या कहते हैं, सामंतवादी जो व्यवस्था थी बड़े व्यापक तौर पे थी। लोगों के पास अपने जमीन नहीं थे, मैं बताऊंगा। हालांकि इसमें अगर आप मैं बताने जाऊं तो विनोबा भावे की जो ये रही योगदान रहा उसके बारे में बात करना होगा। बहरहाल, तो कुल मिलाकर ये समझने का प्रयास करना है कि तत्कालिक तौर पे जब भारत आजाद हुआ तो जमीनी स्तर पे, विशेष तौर पे जमीनी उन्मूलन या यूं कह लें, इसमें ही ना जो पहला 9वीं सूची आई, क्या आई कि जमीन आदि से संबंधित जो भी कानून होंगे वो एक तरीके से 9वीं सूची में रखा जाएगा। मतलब ये कि उस पर किसी भी प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट है दखल नहीं होगा। बहरहाल, तो ये पहला पड़ाव था, ये पहला सुधार का एक तरीके से प्रयास था जिसमें समावेशी विकास को यूं कहें तो सूत्रपात हुआ, यूं कहें तो एक दिशा मिली। तो ये पहला प्रयास रहा। अगली बात कही जा रही साथियों, आर्थिक सुधार। हमने 1947 यानी आप रफली समझ कर चले तो 2 दशक 1950 से लेकर के 1970 तक की जो नीति रही उसमें बात करा। मैं अगर कुछ और शब्द उसमें जोड़ूं तो गरीबी हटाने के लिए, समावेशी विकास के लिए कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं किया गया जिसके माध्यम से आयु कहें जिसको हम अभी उल्लेख करें। इसके पीछे भी कारण है साथियों कि जब भी जन कल्याण की बात होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार डीबीटी जैसे जो ये है जन कल्याण जैसी चीजें, डायरेक्ट पैसा दिया जाना, ये कब से शुरुआत हुआ, अगर आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 2000 दशक के बाद, विशेष तौर पे 2005 से लेकर के 2015 तक बहुत सारे ऐसे सरकार का मतलब की योजनाएं रही, एक तरीके से प्रयास रहा जिसमें समावेशिता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई गई। उसके पहले न इस प्रकार की योजनाएं मतलब इस प्रकार की योजनाएं न लाए जाने का जो बात बताई जाती है कि सरकार के पास पैसे नहीं थे। सरकार के पास आय के स्रोत नहीं होंगे तो जन कल्याण के लिए पैसे कहाँ से लाएगा सरकार। दरअसल ये तमाम चीजें तो आपकी अर्थव्यवस्था ही सरकार को मिलती है, टैक्स के माध्यम से जो पैसे आते हैं उसी के माध्यम से दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होता है और भी तमाम चीजें करनी होती है। तो 1947 से लेकर के तकरीबन आप ये कहें तो 1990, या अगर आप और आगे जाना चाहें तो 2000 के पहले तक कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं रहा जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे व्यापक तौर पे सरकार के प्रयास से समावेशी विकास को बल मिले। इसके पीछे का वजह मैंने बताया, सरकार की विफलता, क्या कह सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटी न होने के कारण, अक्षमता, शब्दावली में देर से आया, तो सरकार की आर्थिक अक्षमता ये रही। दूसरी बात ये कही जा रही साथियों, 1991 से लेकर के तकरीबन 2000 के दशक तक अगर हम देखें तो आर्थिक विकास, जैसा कि आपको पता है कि 1991 में हमारा जो इकोनॉमी वो खुल जाता है। खुल जाता कहने का मतलब ये है कि अब हमारे देश की जो आर्थिक बागडोर है वो एक्सटर्नल या कहने वैश्विक राजनीतिक, माफ कीजिएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ गया। एक सेकेंड, इस मतलब कि 1991 के बाद 2000 के बीच की जो स्थिति है इसको हम लोग आर्थिक सुधार युग भी कहते हैं। कई अर्थशास्त्री इस कालखंड को ये कहते हैं। जैसे जब मैं ये कह रहा तो हिंदू एक वृद्धि दर, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ वहां से लेकर के 90 के पहले तक जो स्थिति रही उसको हिंदू वृद्धि दर कहा गया। कई ऐसे अर्थशास्त्री रहे। बहरहाल, तो मैं दरअसल ये समझने का प्रयास कर रहे साथियों कि वर्तमान दौर में जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी नीति, बहुत बड़ी एक विचारधारा है इंक्लूसिव इकोनॉमी का, समावेशी विकास का। इस समावेशी की विकास की शुरुआत कैसे हुई? आजादी से लेकर के तकरीबन 1990 के पहले तक सरकार ने बहुत ज्यादा ऐसा प्रयास कुछ नहीं किया जिसके माध्यम से समावेशी विकास को बल मिले, तुल मिले। लेकिन 1991 से लेकर के तकरीबन 2000 के दशक तक भारत सरकार के जो ये रहे मतलब कि आर्थिक स्थिति रही वो मजबूत हुई। अब हमारी अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी ना होकर के ओपन इकोनॉमी हो गई, इसे हम लोग कई दफा मिश्रित इकोनॉमी भी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अब भारत के जो बाजार हैं वो एक तरीके से वैश्विक बाजार के साथ तर्कसंगत तरीके से जुड़ गया। अब आयात निर्यात की स्थिति बेहतर होने लगी और जैसे ही आर्थिक सुधार की ये स्थिति अपने चरम पे रही, या पहले शुरुआती दौर के जो कुछ ऐसे कालखंड रहे जिसमें निसंदेह मैं अगर एक सवाल आपसे करूं कि वर्तमान दौर में बाहर अगर एक भीड़ है और उस भीड़ को एक दूसरे भीड़ के द्वारा कुछ बात मतलब कि वितरण किया जा रहा, या यूं कह ले कुछ लुटाया जा रहा है एक तरीके से, आप यूं मान ले, तो क्या ऐसी बात हो सकती है कि उस भीड़ में जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, जो सबसे ज्यादा कैपेबल होगा, उस जो फायदा है एक तरीके से ज्यादा उठाएगा, है ना? निसंदेह अगर मैं
बच्चा हूँ तो बड़े लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाऊंगा। कुल मिलाकर बात ये कही जा रही है कि 1990 के दशक में जो भारत सरकार की आर्थिक नीति की बदलाव देखी गई, उस बदलाव में बहुत सारे ऐसे फ्रंटियर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। या अगर आप मेरे से सवाल करें या यूँ कहें, इसे अगर मेरे शब्दों में कहना अगर पड़े, तो जो उधार की नीति रही, जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो जो एलपीजी का लाभ है विशेष तौर पे शहरी समूह को मिला, शहरी आबादी को लाभ मिला। ग्रामीण जो आबादी है इसके लाभ से बहुत दूर, या यूँ कह सकते हैं कोसों दूर रहा। तो जब वो आर्थिक सुधार हुआ, इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रही कि जो अर्थव्यवस्था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो लाभांश ले रहा था उसका एक हिस्सा वहां पहुंच सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति काफी दिन होने के बाद, काफी बरस लगे और फिर आर्थिक असमानता मतलब बढ़ती चली गई। तो आर्थिक असमानता कहाँ, हम इस बात को दरअसल मतलब इस परिकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे, हमारी सरकार बढ़ रही थी कि लोगों को समावेशिता के साथ आगे करेंगे। समावेशिता कहने का आशय हुआ कि समान मतलब इंक्लूसिव, मतलब अगर भारत सरकार किसी भी प्रकार के लाभ कमा रही तो उस लाभ का जो ये है अंश है वो सभी लोगों में बराबर बटेगा, ऐसी कुछ अवधारणा रही होगी, मतलब है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े आयात निर्यात हुए, क्योंकि आयात निर्यात के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आदि चीजें होनी चाहिए, और हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े बड़े शहर हैं, जिसे हम लोग औद्योगिक शहर कह देते हैं, उन शहरों में तो स्थिति बेहतर थी। उन शहरों की एक तरीके से जो ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, जिसके माध्यम से उत्पादन बड़ी मात्रा में हुई और लाभ वहां मिला। मैं ये कहना चाह रहा साथियों कि आर्थिक सुधार तो हुआ, लेकिन जो हम इंक्लूजन यानी समावेशिता की जो बात कर रहे थे वो नहीं हो सका। ये समावेशिता उल्टा मतलब रिवर्स गियर में चलती हुई आगे बढ़ती चली गई। पहले जो असमानता थी, असमानता मैं आगे बताऊंगा कि हमारे देश में 54% जो ये धन है ना, वो मात्र 1% जनसंख्या के पास है। मैं अगर कहूँ कि 100 रुपया अगर है तो उस 100 रुपया में 54 रुपया एक लोग के पास है। बाकी के जो कितने हो गए, 54 से 60 46 रुपए हैं, जो तकरीबन 99 लोगों में बटेगा। तो वहां से ये डेटा को देख करके आप ये कह सकते हैं कि जहां हम समावेशिता की बात कर रहे थे वहां ये आय का मतलब विषमता होना एक और बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास हो गई। अभी चुनौती को समझिए, इसके बाद इसको कड़ी को जोड़ेंगे। दूसरी बात इसमें एक और दरअसल ये तो समस्याएं रही, लेकिन कई दफा आपकी समस्याओं में कुछ समाधान भी होता है। समस्या तो आय विषमता थी, हमारी जो शहरी ये क्षेत्र रही, शहरी आबादी रहा, वो तो इसका लाभ ले सका, लेकिन ग्रामीण आबादी इससे अछूता रहा। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद हमारे देश में जो एफडीआई की स्थिति रही, जो निवेश की स्थिति रही, वो बेहतर रही। और 90 के दशक के बाद एक तरीके से निवेश आना हुआ। तो स्वतंत्रता उपरांत अगर हम बात करें तो 50 से लेकर के 70 तक, फिर 90 से लेकर के 2010 तक कुछ इस प्रकार से स्थिति रही हमारी अर्थव्यवस्था का। आइए अब आगे समझते हैं। निसंदेह अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एफडीआई आएगा तो व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, अगर एफडीआई आएगा तो रोजगार सृजन ज्यादा होगा, अगर रोजगार सृजन ज्यादा होगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। लेकिन समस्या यह ये है कि जो रोजगार पाने वाले लोग हैं वो एक तरीके से महज शहरी आबादी है। ग्रामीण आबादी के पास इस प्रकार के जो लाभ है वो तकरीबन न के बराबर पहुंच रहे। तो ये धीरे धीरे कहाँ हम समावेशी इकोनॉमी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, ये असमानता धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। और ये स्थिति आज तक बनी हुई है कि जो बड़े बड़े निवेश हमारे देश में होते हैं उस निवेश का लाभ पूरे तौर से, या यूँ कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पे शहरी आबादी को मिल पाता है, ग्रामीण आबादी को नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार है, क्योंकि उस प्रकार की अवसंरचना न होना कहीं न कहीं इसका एक कारण, या यूँ कह सकते हैं समस्या का कारण बनता है। अगली बात कही जा रही साथियों, आधिकारिक, माफ कीजिएगा, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद भारत सरकार ने कोई भी एक ऐसा योजना नहीं लाई जिसके माध्यम से एक तरीके से जो वेलफेयर स्कीम है, प्रत्यक्ष तौर पे पैसे दिए जाने की बात या कुछ इस प्रकार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, आदि आदि, है ना, नहीं आया। क्यों? चूंकि मैंने बताया आपको कि ये तमाम चीजें करने के लिए आपके पास पैसे चाहिए, और चूंकि पैसा पहले था नहीं, और अभी अभी हमारा देश 1990 के बाद जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभार्थी बना है, तो निवेश आए, और निवेश आए तो प्रोडक्शन हुआ तो उत्पादन, एक तरीके से टैक्सेशन की जो स्थिति है, सरकार की स्थिति बेहतर हुई। तो ये 1990 के बाद 2 दशक, 2.5 दशक के उपरांत फिर अब सरकार दरअसल ये बात करती है अधिकार की। किस बात के अधिकार की? कि लोगों को शिक्षा का अधिकार है, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार है, आदि आदि, है ना। तो कहीं ना कहीं
अब जो स्थिति है 1900, एक तरीके से आप यूँ कह लें 2005 से लेकर के 2015 तक, ये अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, विशेष तौर पे एक तरीके से समावेशिक मतलब कि समावेशिता को लेकर। चलिए, तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि 2005 के बाद सरकार की स्थिति बेहतर हो गई थी, आर्थिक स्थिति, अब टैक्स वगैरह आने लगे थे, तो राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू वर्क की बात हो, है ना, जो हमारा संवैधानिक पक्ष है अधिकार वाला, वो यहाँ होता है। और तभी आपको पता होगा मनरेगा जैसी स्थिति, मतलब कि मनरेगा लाया गया, फिर राइट टू एजुकेशन की बात करी गई, जिसमें बच्चों को एक तरीके से निःशुल्क शिक्षा का बात कही गई। तो कुल मिलाकर के समावेशिता में अब जो एक ऐसा आधार आ रहा 2005 के बाद, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा वर्तमान दौर में, नंगी आंखों से यहाँ सरकार का ये प्रयास समावेशिता को आगे बढ़ा रहा है। तो ये कुछ बातें रही। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही साथियों कि अब जो स्थिति रही सरकार का समावेशिता को लाने के लिए, इसमें जो लक्षित वर्ग है एक तरीके से गरीब है, सीमांत समुदाय है ना, उपेक्षित समुदाय जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो इन समुदायों को सरकार के द्वारा एक तरीके से सशक्त करने का प्रयास किया जाने लगा। वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस बेसिकली। खैर, तो ये बातें रही साथियों। अगली बात कही जा रही है जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान युग 2015 से लेकर के अब तक। इसमें देखते हैं कि सरकार के किस प्रकार की, दरअसल हम एक खाका देखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, एक नजरिया देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आजादी मिली, सरकार की मतलब कि नजरिया क्या है, समावेशी विकास को मतलब स्थापित करने के लिए। समावेशी विकास एक आदर्श स्वरूप है, ये कभी ना हुआ है और ना आने वाले समय में कभी होगा। क्या कभी ऐसा लगता है कि आय की स्थिति एकदम तकरीबन बराबर हो, अगर 100 रुपए हैं और अगर 100 लोग 1 रुपया सबके बराबर होगा? ये कहीं ना कहीं यूटोपियन सोसाइटी वाली जो एक होती है ना अवधारणा, उस मतलब उसको उल्लेखित करता है। तो समावेशिता एक तरीके से प्रोग्रेसिव वर्ड है जो हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष कहीं ना कहीं आप बढ़ते चले जाओगे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच पाना संभवतः असंभव है। लक्ष्य क्या है? हमने बताया ही, इक्वलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि असंभव है। बहरहाल, तो वर्तमान युग की बात करें तो इसमें अगर हम इन तमाम पहलुओं से हट करके समावेशिता को देखने का प्रयास करें तो मैं एक बात बताना चाहूंगा साथियों कि समावेशिता मतलब समावेशिता तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे आपके घर होंगे, आपका स्कूल होगा, आपका कॉलेज होगा, तो किसी एक पॉइंट से आपके घर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। स्कूल से पहुंचने के अगर मैं कहूँ तो 2-3 रास्ते हो सकते हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार की जो अवधारणा है समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की, तो इसके कई प्रयास हो सकते हैं। वर्तमान दौर में यदि हम पारदर्शी तरीके से देखना चाहें तो अर्थव्यवस्था के क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने के बाद, यही कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले भी, बिना मतलब कि वित्तीय समावेशिता का, बिना वित्तीय जो आर्थिक समावेशिता है, बिना उसके एक तरीके से संभव नहीं कि आप समावेशिता शब्द को परिपूर्ण कर सके। और उसके लिए सरकार को वर्तमान दौर में देखा जाए तो सरकार ने ये कहा कि सबसे पहले हम डिजिटल के माध्यम से एक तरीके से वित्तीय समावेशिता को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और फिर 2015 के बाद डिजिटल एवं वित्तीय जो समावेशन है उसका शुभारंभ हुआ। और डिजिटल के क्षेत्र में बहुत सारे, स्किल इंडिया की बात कर ले, मेड इन इंडिया की बात कर ले, हालांकि आप एक हद तक जाकर के आप ये कह सकते हैं ये अलग है, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं इन तमाम जो योजनाएं रही उसका जो ये रहा, क्या नाम है, जो प्रयास रहा, जो एक तरीके से विचार रहा, कहीं ना कहीं लोगों को जो वित्तीय समावेशन है उस तक पहुंचाना। और इसके लिए बहुत सारी योजनाओं की मैंने बात करा है कि डिजिटल इंडिया की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वित्तीय समावेशन में। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि तकरीबन 52 करोड़ के आसपास, 52 से 56 करोड़ जो है, 56 करोड़ है, 56 करोड़ जो अकाउंट है पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से खुला, जिसमें तकरीबन 53% के आसपास महिलाओं का अकाउंट है। तो वित्तीय समावेशन के क्रम में इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना उल्लेखनीय है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। क्योंकि आज सरकार के द्वारा डीबीटी जैसे जो ये प्रयास हैं, इस प्रकार की जो बातें करी जा रही सरकार के द्वारा, कोई बात नहीं, अगर
सरकार का कोई भी एक तरीके से जन कल्याण स्कीम यानी कि वेलफेयर स्कीम के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि, वित्तीय राशि आपको सहायता हेतु दी जा रही तो बिना बिचौलिए के आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप 2015 से पहले की बात करें, मैं किसी यूं कहें तो सरकार का वो नहीं कर रहा, पर हाँ कुल मिलाकर बातें इतनी समझनी है कि जितना पारदर्शी तरीके से आप चीजों को दे पाएंगे, जितना मतलब कि स्मूथ तरीके से लोगों को आप अपने योजनाओं के साथ जोड़ पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से समावेशिता शब्द जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के क्रम में ये बात कही जा रही है कि सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ जुड़ना, विशेष तौर पर वित्तीय सेक्टर में एक खाता खोल करके, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बेहतर साबित हुआ। कैसे? क्योंकि आज किसी भी प्रकार की राशि दिए जाने की बात होती है, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं का लाभार्थी का बात हो, या फिर शिक्षा जगत में बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं दरअसल, है ना, उसकी बात हो, या फिर जो सीमांत समुदाय हैं उनके जो पीएम विद्या योजना की बात हो, ऋण आदि की बात हो, मुद्रा योजना की बात हो, कुल मिलाकर के जो भी वित्तीय राशि सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो आज हम एक सिंगल क्लिक में उनके खाते तक पहुंच रहा। और ये कहीं ना कहीं आपके वित्तीय समावेशिता का एक सुदृढ़ या कह सकते हैं मजबूत स्वरूप है। और इस बात को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बातें कही गई है। दूसरे तरफ इसमें ये भी आप जोड़ सकते हैं कि सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है वो ऋण आदि की मतलब की व्यवस्था की जा रही है। अभी सरकार के द्वारा ये है ना, प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए का कल 15 अगस्त था, उसमें क्या नाम था उसका योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का वो मिला है और आपको स्टार्टअप करने के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसा कुछ योजना, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो ये कुछ हमारे इतिहास क्रम एक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रह चाहती हूँ कि आजादी के बाद से लेकर के वर्तमान स्थिति तक सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रयास किया गया जिसके माध्यम से हम समावेशिता को सुनिश्चित कर सकें। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का बहुत सारे लक्ष्यों में एक लक्ष्य होता है कि समावेशिता के साथ हमारी स्थिति आगे बढ़ते रहे। परिवार की जो मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि हमारे जितने भी परिवार ये हैं जो सदस्य हैं सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का और बेहतर तरीके से अपने अपने स्थिति तक पहुंच सके। उसी क्रम में सरकार के भी ये लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को यूं कहें तो एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने में किस प्रकार से भूमिका रही विभिन्न स्तरों पे हमने देखा। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में समावेशी विकास को बाधा डालने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आखिर इतना प्रयास किए जाने के बावजूद भी भारत के समक्ष जो समावेशी विकास का जो एक लक्ष्य है आज भी पूर्ति या कह सकते हैं आज भी एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा के तौर पे है। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, निरंतर गरीबी और असमानता। 1990 के बाद ये जो असमानता है, विशेष तौर पे आय असमानता बढ़ती ही चली जा रही है। और मैंने अभी आपको कहा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रहा वो किसी एक मतलब सीमित समुदाय तक है, विशेष तौर पे जो ग्रामीण माफ कीजिएगा शहरी आबादी है उन तक। और इसी क्रम में मैंने आपको कहा भी कि हमारे देश के जो ये है धन है एक तरीके से 53% जो ये है वेल्थ ऑफ आवर नेशन वो 1% अब मतलब 1% लोगों के पास है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में कितना ज्यादा असमानता है। अगर मैं वैश्विक स्तर पे अगर इस बात को ले जाना चाहूँ तो मैं अगर कह दूं कि एक साल में भारत में कितना मतलब अगर डॉलर के सापेक्ष में बात करें, चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात आप करते हैं, तो एक साल में एक व्यक्ति तकरीबन 2,500 मतलब कि 2,500 डॉलर एक व्यक्ति एक साल में भारतीय जो है वो औसत है। आप यकीन मानिए अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो 8500 यानी कि 8,500 डॉलर है। वहीं अगर आप इसका चाइना को देखेंगे तो 12,000 के आसपास है, तो $12,000 प्रति मतलब कि व्यक्ति एक साल में कमाता है। तो ये भी एक असमानता है। हालांकि ये जो मैं डेटा लाया, जब आप ये देखेंगे कि वर्तमान दौर में एक होता है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे सबसे बड़ा इकोनॉमी किसका है, चाइना का है। दूसरा क्या नाम है, अमेरिका। तीसरे पे भारत है। तो वहां से डेटा लाकर मैं ये बताया चूंकि कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो ये दरअसल निरंतर गरीबी और असमानता पहली हमारे देश के लिए चुनौती है। और मैंने बताया भी कई दफा, आप इस बात को भी देखे होंगे कि वर्तमान दौर में जो पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से 80 करोड़ लोग जो हैं
वो एक तरीके से 5 किलो अनाज लेने के ऑफिशियली हकदार हैं। तो 140 करोड़ में इतनी बड़ी आबादी एक तरीके से उस अवस्था में है जो अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकती। तो इससे आप गरीबी, इससे आप असमानता की जो स्थिति है उसका आकलन कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के डेटा है, समतामूलक वृद्धि या यूं कहें समतामूलक समृद्धि एक जो शब्द होता है, जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द है, उसको विस्तार से बातें करी जाती है। बहरहाल जो समतामूलक समृद्धि शब्द यहाँ कहीं भी किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता, क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के आसपास है, जिनको 5 किलो अनाज और फिर जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं उतना तक मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। तो ये समस्याएं या यूं कह सकते हैं ये हमारी पहली चुनौती है। इसमें अगली बात कही जा रही है विशाल अनौपचारिक कार्यबल। अनौपचारिक कार्यबल कैसे समस्या हो सकता है समावेशिता को सुनिश्चित करने में, थोड़ा समय समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे देश में मैंने कई दफा आपको कहा कि 91% से ज्यादा जो कार्यबल हैं, जो एक तरीके से कामगार लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर वो अनौपचारिक क्षेत्र में है, इसका मतलब है कि उनके पास जो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति है वो नहीं, एक तरीके से न के बराबर है। हालांकि हमारे देश में ये डेटा आया है जिसमें 24% से बढ़ करके हम तकरीबन 42% के आसपास सामाजिक सुरक्षा को कवरेज कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में 42% को सामाजिक सुरक्षा का ये कह सकते हैं सामाजिक मतलब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि तकरीबन 90% ऑफ टोटल जो वर्कफोर्स है वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक कार्यबल में है, अनौपचारिक मार्केट में है। समस्या ये होती है कि अनौपचारिक इनफॉर्मल मार्केट इंग्लिश में जिसको कहते हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए दरअसल सामाजिक सुरक्षा का स्थिति तकरीबन न के बराबर होता है। अगर आप मेरे से सवाल करेंगे, हालांकि मैंने इसके बारे में कई दफा विस्तार से बात करी है कि अनौपचारिक का मतलब क्या, सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या। तो सामाजिक सुरक्षा कहने का सही होता है साथियों जिनको एक मतलब कि बीमा जैसी स्थिति हो, समय के अनुसार मतलब कि काम हो रहा हो, मतलब निर्धारित समय अनुसार वो अपना काम दे रहे हो। दूसरी बात सबसे बड़ी बात होती है कि जो काम भी मतलब उसको कहते हैं ना सवैतनिक अवकाश। मान लीजिए मैं महिला हूँ, कहीं काम कर रही, अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ या यूं कह ले मैं माँ बनने वाली स्थिति में पहुंचती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं घर में रहूँ, मतलब सवैतनिक अवकाश की स्थिति हो, ऐसी बात कही जाती है। और ये समाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा बात ये करी जाती है। इसी में ही अगर आप समझने का प्रयास करें तो स्वास्थ्य पेंशन जैसी स्थिति सामाजिक सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। अगर आप सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हैं तो इस प्रकार की लाभ जो है आपको मिलता है। क्योंकि हमारे देश में 91 लोग जो हैं वो एक तरीके से इस स्थिति से बाहर है। इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में है जहां वो पैसे तो कम कमा रहे, दूसरी बात जो पैसे हैं उसके मतलब कि एक डेटा और मैं बताता हूँ आपको कि हमारे देश में जो भी आय है, लोगों का जो औसत आय है, उस औसत आय में 62% आय एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए खर्च होता है। मान लीजिए हमारे घर की कुल आय 100 रुपए है, तो 100 रुपए में 62 रुपए खर्च हो रहे हैं दादी पे, दादा पे, अन्य जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य आदि पे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए सरकार बहुत प्रयत्न भी कर रही है और जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लाई जा रही, इसलिए कि ताकि आपका वहां पैसा बच सके और फिर आप अपनी गरीबी की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ कर सके। खैर, तो ये बातें थी साथियों। अगली बात कही जा रही है समस्याओं में क्षेत्रीय अक्षमताएं। क्षेत्रीय असमताएं, वही मैंने आपको कहा कि आज बिहार की बात करेंगे। आप नीचे आ जाए, कहाँ आ जाए, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र में हमेशा कंफ्लिक्ट होता है, तो चलिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बिहार और महाराष्ट्र के अगर आप ईक्यू करेंगे, अगर कंपेयर करें तो 1/5वां हिस्सा, मान लीजिए अगर यहाँ यू कहें तो बिहार में मुंबई में कोई 100 रुपया अगर कमा रहा, तो बिहार के लोगों को 1/5 यानी कि 20 रुपया कमाता है। तो ये असमानता कहीं न कहीं और आने वाले दिनों में जो गरीबी की स्थिति है उसको सुदृढ़ करती हुई चली जा रही। एक जो चेन है, एक जो जंजाल है, एक जो एक तरीके से ये लिमिटेशन तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो एक समस्या है वो बढ़ती चली जा रही। तो ये असमानता कहीं न कहीं आर्थिक वृद्धि असमानता एक चुनौती रही है। हालांकि बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं इस आर्थिक असमानता को ये करने के लिए, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, है ना। क्योंकि अभी अभी हमारे देश में
कुछ व्यक्तिगत हो जाएगा। चलिए, तो क्षेत्रीय असमानताएं अगली चुनौती रही। अगली बात कही जा रही है साथियों कि लैंगिक असमानता, है ना। लैंगिक असमानता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चूंकि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो डेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में पुरुष भी है, महिला भी है। महिला तकरीबन 42 से 43% कार्यबल का हिस्सा है, अगर मैं सही हूं तो, है ना। हाँ, सही है। तो बात ये कही जा रही है कि मान लीजिए एक पुरुष भी 8 घंटे काम कर रहा है, एक महिला भी 8 घंटे काम कर रही, तो औसत आय या यूं कह ले औसत जो वेतन है एक तरीके से 18% कम है। अगर हम पुरुष के सापेक्ष बात करें तो, अगर रफली कहें तो 20% कम है। यानी कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को अगर एक महीने में, माफ कीजिएगा, एक दिन में काम करने के लिए 100 रुपये मिलते हैं, तो महिला को 80 रुपये मिलता है। ये औसत है। और ये आप ध्यान रखें कि आज हमारे देश में ये औसत अगर 20 रुपये कम है, तो जो ये है, क्या उसको कहते हैं, जो अनौपचारिक मार्केट है, उसमें तो ऐसे भी कम होता है। और ये जो डेटा बताई जा रही, ये कुल मिला करके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत है उसके आधार पर बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में ऐसी चीजें नहीं है, मैं कुछ गलत इंटरप्ट कर गया। जो अनौपचारिक बाजार है उसमें ऐसी स्थिति है। तो औसतन क्या है, एक व्यक्ति को 100 रुपया, एक तरीके से महिला को 80 रुपये मिल रहा है। तो ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक रिपोर्ट भी था, विश्व असमानता रिपोर्ट, विशेष तौर पर जी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की बात करें तो 146 देशों में 135वां, लेट मी सी या 146 देशों में 135वें स्थान पर है, जो कि शर्मनाक कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये शब्द भी यहाँ जच सकता है। हालांकि इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ सरकार, है ना। सामाजिक तौर पे जो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार हम सभी हैं। सरकार को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ना संभवतः ये सही नहीं है। बहरहाल, तो लैंगिक असमानता भी हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके माध्यम से हम भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित कर पाने में विफल हो रहे हैं। अगली बात और आखिरी बात इस खंड में कही जा रही है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव। हमारे देश में एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की तरफ से कि जो वित्तीय साक्षरता है, एक तरीके से वित्तीय साक्षरता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिटरेसी तो अंग्रेजी हो गया उसका, खैर हाँ, इकोनॉमिकल लिटरेसी मैं बनाकर बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ नया बढ़ रहा हो। जो इकोनॉमिकल लिटरेसी हमारे देश में वो 27% ही है, ये आरबीआई का ऑफिशियल डेटा कहता है। मतलब ये कि हमारे देश में 100 में से 27 लोगों को ही पता है, यूँ कहें तो साक्षर है आर्थिक रूप से। अब आर्थिक रूप से साक्षर होना ये जरूरी नहीं, कोई पीएचडी वाला व्यक्ति भी, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी आर्थिक रूप से अनक्षर हो सकता है, यूँ कहें तो इलिटरेट हो सकता है। मतलब ये कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो गोपनीयता है, जो डेटा है, एक तरीके से ओटीपी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन तमाम चीजों का अगर आपको ज्ञान है कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, किस प्रकार से इसका संरक्षण करना है, अगर इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस 27% के खेमे में हैं। अगर नहीं, कभी भी किसी भी के सामने यही कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के लिंक पे आप क्लिक कर दे रहे हैं, तो आप यूँ कहें तो वो उस जो एक तरीके से 73% का ग्रुप है, आप उसमें हैं। मतलब आप साक्षर नहीं है, वित्तीय साक्षरता आपके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समझना है कि हमारी सरकार एक तरीके से वित्तीय समावेशिता की बात कर रही है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों तक ये ऑनलाइन व्यवस्था पहुंच सके। लेकिन उस ऑनलाइन व्यवस्था पहुंचाने के क्रम में एक समस्या, एक चिंता ये भी है कि उनके पास वित्तीय साक्षरता नहीं है। और वित्तीय साक्षरता न होने के कारण वो सेक्शन जो एक तरीके से वनरेबल सेक्शन हो जाता है, और फिर साइबर अपराध जैसी स्थिति एक तरीके से देखने को मिलती है। और मैंने बताया भी था कि विगत वर्षों में साइबर अपराध के मामले से तकरीबन 13,500 करोड़ के आसपास जो है वो समस्याएं हुई है। सॉरी, बहुत तेज गति से पटाखा छूटा, मैं डर गया। शायद इसमें आपको कैप्चर साउंड नहीं हुआ होगा उतना, लेकिन आई स्केयर्ड बेसिकली। खैर, तो ये बातें कही जा रही है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव है। तो ये कुछ समस्याएं, सॉरी ये कुछ एक तरीके से वही समस्याएं हैं जिसके वजह से भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाना चुनौती बना हुआ है। आइए हम कुछ अब ऐसे पॉइंट को देखते हैं जिसके माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके, समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और इस क्रम में सबसे पहली बात कही जा रही है कि सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं एमएसएमई में अवसरों का विस्तार करना होगा। अवसर कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे उपाय में सबसे पहली बात यह कि उसको आर्थिक रूप से आप सशक्त कर दें। तो आर्थिक रूप से सशक्त करना सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं कि वो उनके खाते में पैसे भेज दें, ये किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। दरअसल उनको आप रोजगार दें, उनको एक तरीके से आप पैसे कमाने का जरिया दें, फिर वो स्वतः
उस स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि चूंकि हमारे देश में एमएसएमई की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो सके, तो उस रोजगार की स्थिति को बेहतर करने के क्रम में सरकार को एक तरीके से एमएसएमई को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अब सुदृढ़ करने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। उससे पहले देवाशीष बरनाली जी जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक्स फॉर लाइकिंग बेसिकली। चलिए, तो वही कहा जा रहा है कि एमएसएमई के जो अवसर है उसको बेहतर ये कहा जाए। चलिए, आज जन्माष्टमी भी था और मैंने शायद भूल गया ये कहना कि आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं दरअसल अपने गांव से अपने जो घर है ना, वहां से मैं दूर हूँ, बिहार से दूर हूँ, तो मैं आज फास्टिंग में नहीं हूँ। लेकिन जब मैं घर पे होता था तो फिर ये मेरी फास्टिंग होती थी, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, दोनों का। बहरहाल स्टिल आई एम मिसिंग दैट थिंग्स। चलिए, शुक्रिया। और आप सभी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए, है ना, खैर तो हम बात कर रहे थे साथियों कि वर्तमान दौर में भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। उस उपाय के मतलब उपाय करने के क्रम में पहली बात है कि भारत में जो रोजगार व्यवस्था है, जो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज है एक तरीके से, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उसको व्यापक करने का आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि व्यापक कैसे करा जाए। सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए जिसके माध्यम से उसको बढ़ाए जाने का एक तरीके से प्रयास रहा, लेकिन क्या वजहें रही जिसकी वजह से हम उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। चलिए, निसंदेह आपके जो भी लक्ष्य रहेंगे वो पूरे तरीके से पूर्ण हो, ऐसा मतलब कि असंभव नहीं है। बहरहाल, तो आइए सबसे पहले कुछ अगर मैं मेरे से अगर आप पूछेंगे कि एमएसएमई को कैसे बढ़ाया जाए, तो एमएसएमई में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इफ यू आस्क टू मी पर्सनली, देन आई वुड से कि जो फंड है, जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द जो भी वहाँ के लोग हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप ऋण की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। आप कहेंगे ऋण की व्यवस्था सरकार के द्वारा सुदृढ़ करी जा रही, मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मुद्रा योजना इसलिए मैंने कहा चूंकि वर्तमान दौर में आई है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मुद्रा योजना के माध्यम से जो ये दिए जा रहे हैं, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, लाभ दिए जा रहे हैं, वो नीडी पर्सन के पास नहीं पहुंच रहा। जो जरूरतमंद है, जो उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। इसके लिए आप बहुत लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। भ्रष्टाचार है, जो एक तरीके से नौकरशाही है, उनकी भी समस्याएं हैं, क्योंकि उनके ही इंटरप्शन से तमाम चीजें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है और उनका एफिशिएंट तरीके से काम न करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष तौर पे अर्थव्यवस्था के इस पक्ष में। तो ये समस्याएं कही जा रही है। दूसरी बात इसमें आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप में हम उतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि इस व्यापकता को प्रॉपर तरीके से मतलब कि लाभ के साथ आगे बढ़ा सके। तो निवेश नहीं है, अगर निवेश नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकती, तकनीक नहीं होगा। अगर निवेश नहीं है तो रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है तो नई नई चीजें कैसे आएगी। अगर नई नई चीजें नहीं आ पाएंगी तो फिर संभवतः आप वही हैं जहां 200 साल पहले थे। तो कहीं ना कहीं वर्तमान दौर में विशेष तौर पे जो ये है, इससे जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने का आवश्यकता है। और अंततः इसमें आप ये भी कह सकते हो कि अगर एमएसएमई को बेहतर करना है तो इसमें जो लगे कार्यबल है उनको ज्यादा यूं कहें तो स्किल के साथ मतलब कि मार्केट में उतारा जाए। और इसके लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जो पीएमकेवीवाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसमें बात भी कहा गया कि तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास 2 पॉइंट समथिंग ऐसा था, सॉरी 1.5 लाख करोड़ था, 1.5 लाख करोड़ लोगों को पीएमकेवीवाई के माध्यम से उनको स्किल दिया जा चुका है। उनको इससे लाभ एक तरीके से आप जो कहें तो पहुंचाया जा चुका है। ये सरकार के डेटा रही थी। तो ये बातें कही जा रही साथियों की एमएसएमई के जो अवसर है उसको विस्तार किया जाए। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पहला कार्य एमएसएमई को विस्तार करना, व्यापक करना के बारे में हमने देखा। अगली बात कही जा रही साथियों की कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अभी एक डेटा से आपको रूबरू कराया कि वर्तमान दौर में जो ये है वेजेस एक तरीके से पुरुष की महिला का वो 18% कम है, महिलाओं को 18% कम एक तरीके से वेजेस देखना मिलता है। तो लैंगिक समानता महज कागजों पे नहीं होना चाहिए, धरातल पर भी होना चाहिए, जहां सरकार को इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो भी कार्यबल है, देखिए सरकार का नाम लेते ही एक तरीके से जो ये है इसको क्या कहते हैं,
कौन सा में बहरहाल, तो कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना अभी एक लक्ष्य हो सकता है जिसके माध्यम से समावेशी विकास को हम सुनिश्चित कर सके। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जब हम महिलाओं के कार्यबल की बात करते चाहते हैं तो उनके समक्ष बहुत 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 मतलब कि नाना प्रकार की चुनौतियां रहती है। सबसे पहले बात होता है कि उनको एक तरीके से उस वातावरण में रखना जिसमें वो मतलब कि कंफर्टेबल तरीके से, है ना, विश्वास के साथ काम अपना कर सके। वर्तमान दौर में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही साथियों जिसमें महिलाओं के ऊपर न जाने किन किन प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से महिला आगे आ पाने में मतलब कि सोच रही कि अब काम करने जाए भी या नहीं। तो जो एक फ्लो ऑफ मंच होता है, जो एक तरीके से व्यापक मंच होता है, उस मंच तक अगर उनको गति नहीं देंगे, उस मंच तक अगर आप नहीं ले जाएंगे तो समस्याएं ये कहें तो बनी ही रहेंगी, लेकिन असमानता बना ही रहेगा। अगर जो महिलाएं पहुंच गई है विभिन्न प्रकार की जो बेड़ियां हैं उनको तहस नहस करते हुए, अगर उनके समक्ष ये चुनौतियां रहेगी उनके सिक्योरिटी का, सुरक्षा आदि का, तो कहीं ना कहीं समस्याएं और भी बढ़ती चली जाएगी। और सरकार के द्वारा, अगर मैं भूल रहा हूँ, एक योजना है 2 दिन 3 दिन पहले ही हुई है, एक ऑनलाइन पोर्टल एक तरीके से जो बाल विकास और ये है ना मंत्रालय, उनकी तरफ से किया गया था, मैं भूल गया। बहरहाल, तो समावेशी विकास बढ़ावा देने के लिए कार्यबल में लैंगिक असमानता को स्थापित करना, लैंगिक समानता को स्थापित करना जरूरी है। इसमें दूसरी बात ये कही जा रही है कि संस्कृति और सामाजिक बाधाओं को भी यूं कहे तो खंडन करना अत्यावश्यक है। जब तक आप जो आपके सोशल पैराडॉक्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स जो नेचर है आपके सोसाइटी का, उसको परिमार्जन करने की आवश्यकता है, उसको यूं कहे तो संश्लिष्ट यानी कि संश्लेषित करने की आवश्यकता है, कुल मिलाकर के बदलने की आवश्यकता है। अब बदलाव क्या कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, बच्चियों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये तमाम जो हमारे तथाकथित जो संस्कृति से जोड़कर बातें बताई जाती है, इनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। संस्कृति सभ्यता हमेशा से कहीं ना कहीं प्रगतिशील रही है और इस वर्तमान दौर में प्रगतिशीलता का एक आधार यह भी है कि कहीं ना कहीं उनको मतलब हमारे अर्थव्यवस्था के जो मुख्य कार्य है, मुख्य प्रगति है, उससे जोड़ा जाए। और इसके लिए आपको तमाम संस्कृति सभ्यता की ये जो कुरीतियां हैं उनको यूं कहें तो ठंडे बस्ते में डालने की आवश्यकता है। बहरहाल, तो सांस्कृतिक सामाजिक बाधाओं के साथ लड़ना भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम समावेशी विकास को ये कर सकें। चूंकि इसको कहते हैं ना ग्लास सेलिंग इफेक्ट, एक शब्दावली होता है, हालांकि ये बाधाएं दिखती तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बाधा होती है। खैर, अगली बात कही जा रही साथियों की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको मजबूत करना। मैंने अभी आपको कहा कि एमएसएमई में एक तरीके से अवसंरचना का अभाव है, एमएसएमई में फंड का अभाव है, और सबसे बड़ी बात होती है अगर फंड नहीं होगा तो समस्याएं और भी, है ना, श्रृंखलाबद्ध तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो उस श्रृंखलाबद्ध तरीके को वंचित करने के लिए, बाधित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो बाहर से पैसे हैं उसको लाने की आवश्यकता है। और बाहर से पैसे लाने का मतलब ये हुआ कि किसी प्राइवेट प्लेयर को यूं कहें तो आप इस व्यवस्था का एक आधार बनाएं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आप यदि अवसंरचना का निर्माण करेंगे, आप यदि रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेंगे, आप यदि अनेक प्रकार के रोजगार सृजन करने का प्रयास करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो एक विचार है इस बात को लेकर कि समावेशी विकास के साथ समावेशी विकास के साथ हम आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से हम आगे देखेंगे तो, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। दूसरी बात इसमें ये कही जा सकती है साथियों की वर्तमान दौर की मांग है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सापेक्ष जिस प्रकार से डिमांड और सप्लाई की बात होती है, वहाँ गुणवत्ता का मैक्सिमम होना, गुणवत्ता का इष्टतम रूप स्वरूप होना कहीं ना कहीं ये मांग है। और वर्तमान दौर में आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं भारतीय व्यवस्था के सापेक्ष कि भारतीय सरकार के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है, माफ कीजिएगा मैं हो सकता है कुछ ये करूं, जैसे आप बीएसएनएल की बात देख लें, जियो की बात देख ले, एयरटेल की बात कर ले, आज जो हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं तो उस डिजिटल क्रांति में सबसे बड़ा योगदान मैं अगर मानूं तो कहीं ना कहीं जियो का है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस तरीके से आकर के अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, अगर आज हमारे देश में किसी भी सेक्टर पे आप देख लो, स्वास्थ्य सेक्टर में अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं होता तो स्थिति क्या होती, हम सभी वाकिफ हैं। एजुकेशन के लेवल पे भी देखिए तो जो हमारे देश की आज शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही तो इसके पीछे भी वजह, इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटिटी भी है, प्राइवेट व्यवस्थाएं भी हैं। हालांकि इसके बहुत सारे मतलब के नेगेटिव पक्ष भी देखे जा सकते हैं, जो कि निस्संदेह उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन उन तमाम समस्याओं के बावजूद भी आज हम बेहतर स्थिति में हैं, शिक्षा जगत में बेहतर स्थिति में है। अगर स्वास्थ्य के जगत में तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर का ही एक तरीके से योगदान है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अन्य क्षेत्रों में भी अगर संभव हो तो प्राइवेट प्लेयर को ला करके नवोन्मेष को यूं कहें तो निवेश को बढ़ा करके उस स्थिति को सुदृढ़ करें जहां रोजगार सृजन की जो एक तरीके से बातें वो हो सके। जब तक रोजगार सृजन की बातें सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, विशेष तौर पे जब मैं रोजगार की बात कर रहा तो ग्रामीण परिवेश के लोगों को, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा समस्याएं ग्रामीण परिवेश में लोगों के पास है। गरीबी की जो बातें वहां है, तो अगर हम उनको रोजगार नहीं देंगे तो समस्याएं जो हमारी गरीबी हटाए जाने की बात होती है वो संभवतः हमारी परिकल्पना में मतलब कि भावनाओं में रह जाएगी, धरातल पर नहीं जा पाएगी, समावेशिता की ओर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका निदान प्राइवेट प्लेयर के साथ आकर के रोजगार सृजन करने जैसी स्थिति को मजबूत करना है। ये बातें हैं। अगली बात कही जा रही है साथियों कि शासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। मैंने कई दफा कहा कि सरकार के द्वारा न जाने कितने ही ऐसे प्रयास किए गए जिसके माध्यम से हमारे गरीब या यूं कह सकते हैं जन कल्याण हेतु मतलब कि कुछ लाभ मिल सके, लेकिन वो लाभ प्रॉपर तरीके से न मिलने के पीछे का वजह बहुत सारे हो सकती है। एक वजह अगर मेरे से जो जुड़ रही वो है शासन प्रशासन की जवाबदेहिता। मान लिया जाए जैसे आज के डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए के आसपास वृद्धा पेंशन लोगों को पहुंच रहा, मैं बिहार की बात कर रहा। अगर मान लीजिए मुझे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके माध्यम से मैं उसका अगर हकदार हूँ, अगर मैं हर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा, तो जब मैं ब्लॉक जाऊंगा, जब मैं उस पदाधिकारी से बात करूंगा तो बात ऐसे होंगी मान लो कि है ना वो राजा हैं और फिर आप ये हैं। तो कुल मिलाकर के जवाबदेहिता न होना कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि राजा के द्वारा दिए गए आदेश का पालन जो है वो अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो, मैं अगर राजा मान लूँ तो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और इस लिहाज से कही जा रही कि आपको कम से कम अपने इस अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में पारदर्शिता को लाना अत्यावश्यक है। और पारदर्शिता अगर आएगी तो जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सकेगी। और इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान दौर में जो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका प्रयोग करना अवश्यंभावी है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तमाम चीजों को विजिलेंस कर सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे, जो कि आने वाले दिनों में संभव है। हर चीज को व्यक्तिगत तरीके से है ना ये चीजें करी जा सकती है, विजिलेंस के अंतर्गत लाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति सुनिश्चित हो सके तो जो जवाबदेहिता और पारदर्शिता का जो एक समस्या है वो कहीं ना कहीं निराकरण होते हुए दिख रहा है, या यूं कह सकते हैं निराकरण होता हुआ दिखेगा। तो ये थे आज के विश्लेषण साथियों। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते जन्माष्टमी की आप सभी को मतलब हैप्पी बर्थडे टू लाडला है ना कृष्ण कन्हैया। बहरहाल शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।